एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSSP के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, हर एक चीज। और कल के लाइव वीडियो में किसी ने सैलरी को लेके भी कुछ बोला था, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल सैलरी बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली सैलरी होती है एंड किस तरह से हम सैलरी को तोड़ते हैं, फिर उसको समझते हैं कि सैलरी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज वीडियो। हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि अगर आप DSSB में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप अभी बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि DSSB है क्या, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे अपने आज के वीडियो में। और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और लगातार रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर जो भी चीजें हैं वो मिलती हैं और उसके रिस्पॉन्स भी तुरंत मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू कि टेलीग्राम पे पेंडिंग फिजिकल एजुकेशन के चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो हम बात करते हैं DSSB के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे है ये सैलरी स्लिप, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाकी सारी चीजें समझ लेते हैं। सो DSSB है क्या, कल हमने थोड़ी सी बात की थी। DSSB जो है ये एग्जाम कराता है DOE के लिए। तो DSSB जो है वो आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है और ये एग्जाम्स कराता है दिल्ली स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं जो कि आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो भी DOE यानी ये स्कूल जो हैं ये है, DOE का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसका ये किसी से आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे। और इसके साथ में लिखा रहता है NCT दिल्ली। तो ये है DSSB। और DSSB जो है अपने स्कूल्स में, मतलब जो स्कूल्स चलते हैं DSSB के स्कूल्स जो हैं वो आपके कई तरीके के स्कूल हैं। एक और यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन आपने जो आप DSSB के फॉर्म भरते हैं आपको इन्हीं स्कूल्स में आपको एज अ टीचर जॉब मिलती है जब आप DSSB के थ्रू आते हैं DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। DSSB जो है बहुत सारी वैकेंसीज के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं क्योंकि वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। तो DSSB से अब आ गया DOE, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, जाहिर सी बात है आपने बीपीएड किया है या फिर BSc इन फिजिकल एजुकेशन किया है, BA इन फिजिकल एजुकेशन किया है, BPE किया है या फिर बीपीएड तो जिसने किया ही है। अगर इनमें से आपने कोई भी कोर्स किया है और आप एज अ टीचर सर्व करना चाहते हैं दिल्ली में, दिल्ली स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है DSSB, जो कि आपको दो तरह की पोस्ट देता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बीपीएड की तो ये पोस्ट आती है PET के नाम से, जिसको पूरा लिखे तो DSSB PET के नाम से पोस्ट आती है। साथ ही यहाँ पर PGT की भी पोस्ट आती है। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है उसमें चाहे एमपीएड हो, MPE हो या फिर MA फिजिकल एजुकेशन हो, कुछ भी कर रखा हो, तो आप PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हो गई इतनी सी बात। अब हम बात करें कि ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई कि आप कब एलिजिबल हो जाते हैं, जब आप एग्जाम पास कर चुके होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, और ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे सैलरी स्लिप है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है, आप फॉर्म फिल करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक चीज होती है जिसे CBT बोलेंगे, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि आपका रिटन एग्जाम होता है। जो रिटन एग्जाम है उसका मोड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सिर्फ इसी एग्जाम की बेसिस पे सिलेक्शन होता है और कोई भी चीज नहीं होती है। यानी आपने अपना सारा एफर्ट सिर्फ इसी एग्जाम के लिए लगाना होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है, इसके बाद आती है आंसर की, कितने भी दिन में आ सकती है। रिटन एग्जाम में क्या होता है वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम में आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जो 100 मार्क्स हैं वो जनरल होते हैं और बाकी जो 100 होते हैं ये आपके फिजिकल एजुकेशन के होते हैं, यानी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ये जनरल हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आती है आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड GA। तो ये 5 चीजें आती हैं जिसमें सबके 20 क्वेश्चंस ईच होते हैं।
तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम के बारे में। फिर होता क्या है, प्रोसेस ये होता है कि एग्जाम होने के बाद आती है आपकी आंसर की, और आंसर की के बाद अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि अगर कोई एग्जाम या फिर कोई आप गलत लगता है तो, एंड आफ्टर दैट होता है आपका कट ऑफ। ये जो इनिशियल कट ऑफ है, इस कट ऑफ के बाद आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। उसके बाद आपको ई डोजियर के लिए बोला जाता है। ई डोजियर का मतलब है कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है स्कैन्ड कॉपी। ये इसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से या नेट कैफे से कहीं से भी कर सकते हैं। ई डोजियर होने के बाद, ई डोजियर जो है वो एक्चुअली में जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे ज्यादा लोगों के लिए ई डोजियर खुलता है। उसके बाद जब ई डोजियर हो जाता है तो फिर आता है फाइनल कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ जो है वो इससे ज्यादा होता है, यानी बढ़ चुका होता है। पिछली बार भी जो है कई लोग ई डोजियर ने किया था लेकिन फाइनल कट ऑफ में वो लोग नहीं आए थे, तो फाइनल कट ऑफ जो है वो थोड़ी और ज्यादा जाती है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ के बाद आ जाता है फाइनल रिजल्ट, जो दोनों एक साथ ही आता है। एंड फाइनल रिजल्ट के बाद होता है, थोड़ा सा इधर करते हैं, फाइनल रिजल्ट्स के बाद जो है फिर आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम डीवी कहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा एक टफ फेज होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी सारे लोग के डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक बार में ओके नहीं होते और उन्हें परेशान होना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उनकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी होती है, और साथ में ही वो आपको मेल के थ्रू भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए, मेडिकल जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मेडिकल जो है वो दिल्ली के ही हॉस्पिटल्स में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और वो बहुत ऐसा कोई मुश्किल सी चीज नहीं है, बट वो जो आपका मेडिकल है वो यहीं पर होता है, वो जब डेट देंगे तब आपको जाना होता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसा कोई इशू होता नहीं है, बट मेडिकल होता है, सभी का मेडिकल होता है। उस मेडिकल जो है वो आपकी ज्वाइनिंग से पहले या ज्वाइनिंग के बाद हो सकता है, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग की लिस्ट आ जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस पर्टिकुलर स्कूल में जाके ज्वाइन करना है। यहाँ पे दो तरह के स्कूल्स होते हैं। एक तो आपका जनरल शिफ्ट के स्कूल होते हैं, जिसमें जनरल शिफ्ट यानी कोएड होते हैं, और वहां पर ऐसा नहीं होता है कि सुबह भी स्कूल होता है और शाम को। और एक होता है मॉर्निंग, मतलब शिफ्ट वाइज, जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का सीन ये है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के होते हैं वो स्कूल आपके 7:30 से 12:40 तक होते हैं, और ये जो है 1 से 6 मान लीजिए। यहाँ पर जो मॉर्निंग शिफ्ट है वहां पे लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो यूजुअली जो फीमेल टीचर होती हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट में मिलता है, और जो इवनिंग शिफ्ट होते हैं उसमें मेल टीचर्स को ही मिलता है, बट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ऐसे रिजिड बहुत ज्यादा नहीं है, बट यूजुअली ऐसा ही होता है। तो इस तरह के दो शिफ्ट में होता है, आपके किसी भी शिफ्ट में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ज्वाइनिंग मिलने के बाद आप फाइनली ज्वाइन कर लिया, अब आते हैं सैलरी पे, जिसके लिए सबको बहुत ज्यादा इंतजार है। तो हम सैलरी स्लिप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी सैलरी स्लिप। इस सैलरी स्लिप में हम चीजों को थोड़ा सा समझेंगे कि सैलरी का क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये आपका बेसिक है 44900, क्योंकि आप जाते हैं लेवल 7, सॉरी इसको मैं इसका कलर थोड़ा सा, क्योंकि आप लेवल 7 किसी भी टीजीटी के लिए जाएंगे, तो ये हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं, टीजीटी की बात कर रहे हैं। पीईटी की जो वैकेंसी होती है वो टीजीटी में ही आती है, और यहाँ पर आपका जो सैलरी स्केल है, पे स्केल है सैलरी का, वो लेवल 7 होता है। तो वहां पर जो बेसिक है, जो आपका बेसिक होता है वो होता है 44900, यानी 44,900 आपका बेसिक होता है। इस बेसिक पे जो है डीए लगता है। डीए जो है इस समय 38% है, जो कि बढ़ता ही रहता है। तो डीए लगने के बाद जो आपका डीए हो गया, अगर आप 4490 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17062। ये जो चीजें, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सैलरी का क्राइटेरिया किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद होता है टीए। टीए होता है 3600, और फिर होता है डीए ऑन टीए, यानी इस 3600 का भी अगर आप 38% निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल टीए है वो बन जाएगा 4968। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका बेसिक, फिर हो गया डीए, फिर हो गया टीए, फिर डीए ऑन टीए, एंड फिर एचआरए। ये चार चीजें जो हैं आपको मिलती हैं जब इनिशियली ज्वाइन करते हैं।
एचआरए जो है वो आपकी सैलरी बेसिक का 27% होता है, 44900 का आप 27% निकालेंगे तो दैट विल बी 12123 यानी 12123। और ये सब मिला के जो यहाँ लिखा है 79,053, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है जो हमने कल बात की थी अराउंड 80K। सो दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। बट क्योंकि आपको ग्रॉस सैलरी तो नहीं मिलेगी, आपको हो सकता है इनिशियली मिल जाए जब तक आपके डिडक्शन शुरू ना हो। फिर अब डिडक्शंस की बात करें तो सबसे पहला डिडक्शन जो सीपीएस जो हम एनपीएस कहते हैं, एनपीएस कितना करता है? एनपीएस जो है वो आपकी सैलरी, मतलब अगर एनपीएस के डिडक्शन की बात करें, ये भी थोड़ी सी नॉलेज की चीजें हैं। एनपीएस का जो डिडक्शन होता है वो होता है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी अगर आपका बेसिक था 44900 और डीए आपका था 17062, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 2 6 9 7 4 11 एंड 4 1 5 1 6, तो 61962 आया। तो आप देख सकते हैं 61962 का 10% यानी 6196 जो है वो आपका करता है एनपीएस। तो पहला डिडक्शन आपका एनपीएस का होता है। उसके बाद आपको टैक्स कितना कटवाना है ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपको टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स, क्योंकि आपकी जो एक साल की सैलरी होती है वो 5 लाख से ऊपर होती है, अभी तो स्लैब बढ़ गया है। सो आपने जो चीजें हैं ये आपके डिडक्शंस में होते हैं। ये फिर एजुकेशन सेल्स जो है ये आपके टैक्स डिडक्शन के साथ जाता है। फिर ये आपके मेडिकल केस में कटते हैं। तो अगर हम इसमें टैक्स को हटा दें तो आपका 72,000 समथिंग होता है, जिसके बारे में कल किसी ने बात की थी, 72,167 के अराउंड। ये सैलरी तब होती है जब इसमें हम डिडक्शंस ऐड करते हैं। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 79053 ही होती है, डिडक्शंस जो हैं अगर हम उनको ना जोड़ें तो ये रहा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत या फिर ये कहने की जरूरत कि सैलरी कम है ज्यादा, आई थिंक है नहीं। चीजें सिर्फ इतनी जरूरी है कि आपको जो सैलरी है वो आपके लिए हमेशा एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, लेकिन उससे ज्यादा मोटिवेशन ये है या फिर इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पढ़ें और पढ़ने पर ध्यान दें। शायद अगर आपके लिए मोटिवेशन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग इसी के लिए दौड़ रहे हैं, इसी के पीछे भाग रहे हैं। सो आई थिंक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करता है। एंड अगर आपकी और भी कोई डाउट है या फिर कुछ और चीजें आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको चीजें पूछना या फिर वहां जो डिस्कशंस हैं वो चलते रहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन देम ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे DSSB से जुड़े कुछ और चीजों के बारे में, और बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।